Hello students, welcome back. Welcome to the new video of NDA Chemistry and welcome to our YouTube channel LR Academy. Here you can get all the related video to the NDA. ठीक है, यहाँ पर आपको NDA में जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे क्या होता है, सोशल साइंस होता है, बायोलॉजी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, ठीक है, वो सारे उन सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो एक्सपर्ट टीचर के थ्रू आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको जो आपका 2019 का जो सेकंड पेपर था एनडीए का, उसके अंदर जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किसका आंसर क्या है और वो क्यों है, इन सभी बातों पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम केमिकल इन इट स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड ए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हैपनिंग। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? केमिकल reaction happening in the system cannot change the velocity v of the center of mass of the object. Chemical reaction happening in the system cannot change the kinetic energy of the particle inside with respect to the mass of object. तो इसमें जो है आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है सिर्फ वो ही करेक्ट है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन्होंने पहले ही बोला है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन ठीक है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सिस्टम की जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? क्योंकि उसमें सिस्टम नहीं बोला गया, उसमें बोला पार्टिकल। ठीक है, इसमें पार्टिकल जो अंदर है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो कहीं ना कहीं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डू हीट वेव ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट? तो आपको पता है कि जो थर्मल मेथड होते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर के जो मेथड होते हैं वो तीन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन क्यों आएगा इसका? सेकंड का तो ओनली वन आएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड का आएगा थर्मल रेडिएशन। ठीक है, थर्मल रेडिएशन के अंदर जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम एलिमेंट? तो जैसे आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, Pb3O4 दे रखा है, एक Fe3O4 दे रखा है, एक Mn3O4 दे रखा है और एक दे रखा है आपका Fe2O3। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +3। लेकिन ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं जिसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। जैसे Pb3O4 इसके अंदर होता है PbO एंड PbO2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +4। Fe3O4 इसके अंदर FeO एंड Fe2O3, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3। Mn3O4 इसके अंदर क्या है, एक है MnO प्लस, एक तो MnO2 है, ठीक है, सॉरी, और एक Mn2O3 है। ठीक है, तो यहाँ पर +2, यहाँ पर +6। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो Fe3O4 है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन के लिए। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज नॉट करेक्ट? तो ग्लास जो है वो आप चैप्टर नंबर 10th के 11th में पढ़ते हैं, 11th क्लास में 11th चैप्टर में, जहाँ पर आप ग्रुप 13 एलिमेंट और ग्रुप 14 एलिमेंट पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जो पायरेक्स ग्लास होता है उसके अंदर बोरॉन प्रेजेंट होता है, जो सोडा ग्लास होता है वो सॉफ्ट होता है ना कि हार्ड होता है। सबसे हार्ड ग्लास आपका पायरेक्स ग्लास होता है
तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो स्टेटमेंट है सी, दैट इज राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। जो सोडा ग्लास है, सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट टुवर्ड्स द ग्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, देखो दो चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, एक होता है बॉइलिंग, ठीक है, जो आपकी किस पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, ठीक है, और एक होता है आपका इवेपोरेशन, ठीक है, और ये होती है आपकी बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और यहाँ पर नॉट कांस्टेंट, ठीक है, नॉट कांस्टेंट होता है। तो जो बॉइलिंग होती है ये बल्क फिनोमिना होता है और जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो इसमें डी ऑप्शन ठीक है कि जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना क्यों है, क्योंकि बॉइलिंग के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ही वेपर्स के अंदर चेंज होते हैं, जबकि इवेपोरेशन में सिर्फ जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स और सराउंडिंग से एनर्जी लेकर एस्केप करते हैं, सिर्फ सरफेस वाले। इसलिए इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है और बॉइलिंग बल्क फिनोमिना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। तो इसका आएगा बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, जबकि इन्होंने बोला है कि दोनों ही डिफरेंट होती हैं। सिर्फ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं ग्रेफाइट और डायमंड, इन दोनों की जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन 6 का आएगा बी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। इसलिए इसका आपका आएगा बी ऑप्शन। रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो उसमें आपका लाइम होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, दैट इज CaO, और सिलिका होता है और एलुमिना होता है। जिसके अंदर एलुमिना होता है उस पोर्टलैंड सीमेंट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये आपकी कांस्टेंट नॉलेज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू। वाटर इज नॉन पोलर। वाटर, इसका आएगा डी ऑप्शन, वाटर इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वाटर, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, अगर आपने एनडीए के पेपर को एनालाइज किया है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में पता होनी चाहिए ताकि आप किसी एक स्टेटमेंट को एग्री ना करें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट उसमें करेक्ट होते हैं, एक इनकरेक्ट होता है, वो ही ज़्यादा पूछा जाता है इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता कि इनमें से करेक्ट कौन सा है इसके लिए, ठीक है। ज़्यादा आपने अगर क्वेश्चन देखें तो सब में यही पूछा जाता है कि इसके लिए इनकरेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो नॉलेज है वो आपको बेसिक नॉलेज के ऊपर जाना है ताकि आप बहुत सारे स्टेटमेंट को एक साथ याद रख सके, क्योंकि एक स्टेटमेंट से उसको तो कोई भी बता सकता है, लेकिन बहुत सारों में से एक गलत कौन सा है ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है अदर स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है और जो ही आपको बताना है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ ये क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है अभी देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप। जो सॉफ्ट सोप होती है उसके अंदर आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है, ये आपको याद रखना है। जो अगर किसी सोप के अंदर अगर हम सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस कर देते हैं तो इट विल गिव यू सॉफ्ट सोप, ठीक है। सॉफ्ट सोप के अंदर पोटेशियम होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टू द 10th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दो सब्सटेंसेस हैं जिनकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है।
तो इसमें एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हम सेम वॉल्यूम वी मान लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2v और रिलेटिव डेंसिटी हो गई 4। तो क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा ρ1 इंटू वी प्लस ρ2 इंटू वी इज इक्वल टू 2v इंटू 4। तो v से ये कट जाएगा, ये आएगा ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से किया हमने। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है, सेम मासेस हैं, मीन्स m1 mm और टोटल मास हो गया m2 और रिलेटिव डेंसिटी होगी 3। तो आपको पता है कि जो क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बाय मास, मास बाय डेंसिटी होता है, मास बाय ρ1 प्लस मास बाय ρ2 इज इक्वल टू 2m बाय 3, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी 3 है तो ये कट जाएगा। ये आपके पास आएगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज इक्वल टू 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 ρ2 इज इक्वल टू 2/3। ρ1 ρ2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 8 अपॉन ρ1 ρ2 इज इक्वल टू 2/3। 2 से इसको काटेंगे 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आ जाएगा आपके पास ρ1 ρ2 इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है ρ1 माइनस ρ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 का स्क्वायर माइनस 4 ρ1 ρ2। ρ1 ρ2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 12। तो 64 माइनस 48 इज इक्वल टू ρ1 माइनस ρ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या ρ1 माइनस ρ2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 और ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू कितना है 8। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा 2 ρ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, या ρ1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और ρ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस ρ1 या 8 माइनस 6, तो ρ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ए ऑप्शन 6 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में आपको क्या क्या है हमने यहाँ पर सेम वॉल्यूम दे रखा था, तो सेम वॉल्यूम के लिए हमने मास निकाला। ये चीज़ें हमने इसलिए की हैं ताकि जो हम यहाँ पर अदर वेरिएबल ले रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर हमने टोटल वॉल्यूम 2v हो गया, तो 2v इंटू 4 किया और ये किया। ठीक है, हमने पहले बताया था मास इज इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ये था, वॉल्यूम ये था, डेंसिटी ये, वॉल्यूम ये, डेंसिटी ये। तो v से ये कट गया, उसी तरीके से मास कैंसिल हो गया और आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हमने ρ1 और ρ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें एक बार को तो मुझे भी लगा था कि भाई मेरा आंसर आ रहा था और वो ऑप्शन भी नहीं था, तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो ऑलरेडी वाटर दे रखा है और मैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मान के चल रहा था। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कुछ डाटा हमारा यूज़ होगा, कांस्टेंट डाटा। तो आप कह सकते हैं जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है और डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। ये डाटा आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर दे रखा है कि 10 ग्राम आइस वो -10 से क्या गई है 10 डिग्री सेल्सियस पर गई है और एक आपके पास 10 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर और वो 10 डिग्री सेल्सियस पर गया है। तो पहले तो इसमें क्या आया है, डेल्टा टी कितना आया है 10 - 0 = 10। तो इसके लिए जो क्यू आया है इसके लिए वो आएगा mcs डेल्टा टी। तो इसके लिए 10 ×
1 इंटू 10, यह आ गया 100 कैलोरी इसके लिए। और जो आइस है, आइस में क्या हुआ है, आइस -10 थी, पहले आइस कितनी गई, आइस गई 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से ये वाटर गया कहाँ पर 0 डिग्री से, फिर ये वाटर गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 है, इसको हम Q4 मान लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू आएगी MCS आइस डेल्टा टी 10 आएगा इसके लिए, 10 इंटू 0.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 कैलोरी। Q2 आएगा आपके पास M डेल्टा H फ्यूज़न, तो 10 इंटू 80 ये आएगा 800 कैलोरी। Q3 आएगा आपके पास M इंटू CS वाटर इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी कितना आएगा 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है, आया समझ में? तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1 इंटू 10, तो Q3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q3 इजिकल टू हो जाएगा 100 कैलोरी। तो Q टोटल इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q टोटल इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 50 प्लस Q2 800 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 150 कैलोरी। और 150 कैलोरी कौन सा ऑप्शन है आपके पास, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो आपने 11th क्लास में किया है। तो पहले आपको आइस दे रखी है और वाटर दे रखा है। ठीक है, तो हम आइस के लिए अलग निकाल लेंगे और वाटर के लिए अलग निकाल लेते हैं। जो आइस है वो इस तरीके से जाती है -10 से 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस गया। तो यहाँ पर तो Q1 आ गया आपका ये MCS डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से आया समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन, मार्बल और जो चौक होती है उन सभी का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जबकि जो लाइम वाटर होता है उसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस मीन्स मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसलिए लाइम वाटर इज द करेक्ट आंसर। लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, आया समझ में? जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर जो आपका ए ऑप्शन है लाइम वाटर, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है जो सॉफ्ट क्लीनिंग सरफेस ऑन द प्रिंसिपल, वो सरफेस टेंशन के ऊपर वर्क करता है, तो इसका आएगा D सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो वाटर के अंदर ऊपर की तरफ राइज अप करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। तो टिन जो होता है, टिन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये एलिमेंट है और एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। ये आपका 9th क्लास में आपने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, और 11th क्लास में भी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज, जो सॉलिड स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड होती है 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास में भी पढ़ा है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आपने 12th क्लास में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में पढ़ा है कि जब जो सॉल्वेंट होता है वो हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, SPM के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
ठीक है, आया समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट। कैथोड रेज के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट इज बी। इसमें बोला गया है कि जो कैथोड रेज है वो एनोड से स्टार्ट होती है और कैथोड की तरफ चलते हैं, जबकि ये उल्टा है। जो कैथोड रेज है वो कैथोड से चलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 17 का बी आएगा। जो कैथोड रेज होती हैं वो एनोड से नहीं कैथोड से निकलती हैं। ठीक है, एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी अकोमोडेट बाय, तो ये हमने कराया था आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट जो आपका 11th क्लास में चैप्टर 9 है हाइड्रोजन, उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आएगा आपका सी ऑप्शन। जो नॉन स्टीरियोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोजन को स्टोर करने में यूज किए जाते हैं। नॉन स्टीरियोमेट्रिक हाइड्राइड्स जो होते हैं। ठीक है, आया समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मोनो एटॉमिक एलिमेंट नहीं है, दैट इज I2 मीन्स सी आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, ये हैलोजन होती हैं और हैलोजन जो होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन I2 फॉर्म में मिलेगा, बाकी सारे मोनो एटॉमिक हैं, सिर्फ आयोडीन डाई एटॉमिक है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज के ऊपर। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो जिंक का साइज सबसे ज़्यादा होता है और फिर कॉपर का और फिर सिल्वर का, तो इसलिए दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस के अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है मीथेन, दैट इज CH4, इसलिए हम इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया ऑप्शन। अब वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर प्लेस ऑफ वन सनी डे इज 113 मतलब 113 फ़ारेनहाइट है स्केल पर, उसको हमें केल्विन में बदलना है। तो आपको क्या दे रखा है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है और इसको आपको केल्विन में बदलना है। तो इसको केल्विन में बदलने के लिए पहले डिग्री सेल्सियस में बदलना है और फिर ये केल्विन में जाएगा, इस तरीके से जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट दे रखा है। तो आपको पता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, या 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 113 माइनस 32, इट विल गिव यू 81। ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, 9 से ये कट जाएगा 9 टाइम, तो डिग्री सेल्सियस इजिकल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इजिकल टू कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना है आपके पास 40 डिग्री प्लस 273, इट विल गिव यू 318 केल्विन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए 318 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में आपको कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको पहले डिग्री सेल्सियस में बदला तो वो 45 डिग्री सेल्सियस आया, फिर उस 45 डिग्री सेल्सियस में हमने 273 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 318 केल्विन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने हर एक क्वेश्चन में क्या क्या रीजनिंग यूज़ हुई है वो सभी हमने बताया है। ठीक है, फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एनडीए से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।